तुम भी तो मुझे इतने सालों से कमा कर दे रही है, ये उसका उपहार मान लो। अजीजन बोली। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं अजीजन बाई, महुआ बोली। बस कभी कभी मुझसे मिलने आती रहना। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक इज्जत की ज़िंदगी बसर करो, जो मैं नहीं कर पाई। और इतना कहते कहते अजीजन सुबक पड़ी। भाई, त्याग करना हो तो कोई आप औरतों से सीखें। जिंदगी भर केवल देती ही रहती हो और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, चाहे वो एक पारिवारिक औरत हो या फिर कोठे वाली। फिर भी औरतों को ही हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है। प्रभात सिंह बोले। वो हम औरतों का नसीब है जमींदार साहब, अजीजन बाई बोली। बदनसीब तो वो हैं जो औरतों की कदर नहीं करते, प्रभात सिंह बोले। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर अजीजन बोली, काश आपकी तरह दुनिया का हर मर्द हम औरतों की इज्जत करता होता तो दुनिया में औरतों की ये दशा न होती। जमींदार साहब, इस पुरुषात्मक दुनिया में से ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन औरतों का हौसला आज भी कायम है। जो एक जीव को धरती पर ला सकती है वो कुछ भी कर सकती है, बस करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी ममता और उसके भीतर जो दया का भाव है वो उसे गलत काम करने से रोकता है। अगर औरत जैसी दया और ममता मर्दों में 1% भी आ जाए तो उस दिन ये दुनिया बदल जाएगी, जमींदार प्रभात सिंह बोले। शायद सही कहते हैं आप, अजीजन बोली। चलिए फिर अब मैं चलता हूँ, बच्चे इंतजार करते होंगे, प्रभात सिंह बोले। जी अच्छा, मोतीबाई बोली। ठीक है तो मोहतरमा, जब आप अपने नए ठिकाने पर पहुँच जाए तो हमें खत लिखकर बता दीजिएगा। सगी बहन न सही आप मेरे लिए, लेकिन मैंने तो आपको सगी से भी ज़्यादा माना है। कभी कभी अपने इस भाई को याद फरमाइएगा, प्रभात सिंह बोले। और इतना सुनते ही महुआ ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आपने तो मेरा साथ सगे भाई से भी बढ़कर दिया है। मेरे मुश्किल हालात में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आप हमेशा मेरे संरक्षक बनकर आए। आपके चरण तो स्पर्श कर ही सकती हूँ भाई साहब, तो ये वादा करो कि हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी भेजोगी, प्रभात सिंह बोले। जी, हमेशा मरते दम तक, महुआ बोली। आप दोनों का ये भाई बहन का प्यार हमेशा कायम रहे, मैं दुआ करती हूँ, अजीजन बाई बोली। और इस तरह उस दिन प्रभात सिंह अजीजन बाई के कोठे से चले आए। जल्द ही अजीजन बाई ने घर और ज़मीन के नए कागजात बनवा दिए और महुआ ने सामान सहित अपना मकान बेच दिया, जिससे उसको उस मकान और सामान के अच्छे दाम मिले। उन पैसों को उसने प्रभात सिंह की मदद से बैंक में जमा करवा दिए। उसने अपने सारे पुराने जेवर भी बेच दिए, सिवाय उन जड़ाऊ कंगनों के जो उसे उपेंद्र ने दिए थे। वो कंगन उसने अपनी बहू के लिए रख लिए और पुराने जेवरों के जो दाम मिले उसने उन्हें अपनी बेटियों के आधे आधे बांटकर उनसे उन दोनों का बैंक में खाता खुलवा दिया। लेकिन उसने अपनी मोटर नहीं बेची। ये सारे काम निपटाकर वो अपनी मोटर में बैठकर निकल पड़ी सोनपुर गांव की ओर। उसे उस गांव में छोड़ने अजीजन बाई गई। फिर 1-2 दिन ठहर कर अजीजन बाई वापस आ गई। अब मोतीबाई उस अनजाने से गांव में और अनजाने लोगों के बीच पहुंचकर कुछ असहज सा महसूस कर रही थी। लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपने आस पड़ोस वाले से व्यवहार बना लिया और गांव में उसने लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं छुपाया। उसकी बात सुनकर गांव के कुछ लोगों ने तो उनसे दूरियां बना ली, लेकिन अभी कुछ परिवार उनसे हमदर्दी रखते थे। गांव में कुछ पढ़े लिखे लड़के थे जिनके पास नौकरियां नहीं थी। जब महुआ ने सोचा क्यों ना खेतों के कुछ भाग को स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसे बच्चे पढ़ भी सकेंगे और ये लड़के जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वे भी फालतू नहीं बैठेंगे। और उसने अपना विचार गांव के लोगों को बताया। कुछ लोगों को तो महुआ का सुझाव पसंद आया, लेकिन कुछ ने उसका विरोध किया। कुछ लोगों के विरोध के कारण महुआ अपने खेतों की ज़मीन पर स्कूल ना खुलवा सकी, इसलिए मजदूर लगवाकर उस ज़मीन पर खेती बाड़ी शुरू कर दी, क्योंकि यही तो उसके पति उपेंद्र का सपना था। इतना गेहूं चना हो जाता कि उसे बेचना पड़ता और उन पैसों से उसने गांव में एक प्याऊ बनवा दी, फिर एक धर्मशाला भी बनवाई। धीरे धीरे उसने उस गांव में एक विवाह घर भी बनवा दिया, जहां उसने पानी के लिए 2 कुएं भी खुदवा दिए। महुआ के इस काम को देखकर अब लोगों का मन महुआ की ओर से कुछ साफ हुआ। अब महुआ से मिलने उसकी बेटियां और बेटे घर आने लगे थे।
जब भी उन सब की छुट्टियां होती तो सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ समय बिताता। जब महुआ को अपनी ये सुकून भरी जिंदगी भाने लगी थी, कभी कभी वो सोचती कि कैसे कैसे हालातों को पार करके वो जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंची हैं। इस जिंदगी के सपने उसने कितनी बार देखे, लेकिन हर बार टूटे। अब आकर उसका ये सपना सच हो रहा है। इधर उसके बच्चे भी अब बड़े और समझदार होते जा रहे थे। वे भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने लगे थे। वो जब भी घर आते तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते। बच्चों के बड़े होने से महुआ को बहुत आराम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। इधर प्रभात सिंह के दोनों बच्चों की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। बेटी एक स्कूल में अध्यापिका हो गई थी। प्रभात सिंह ने एक अच्छा सा वकील लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। इधर उसका बेटा भी विलायत से डॉक्टरी पढ़ कर आ गया था। उसने भी एक सभ्य परिवार की पढ़ी लिखी लड़की देखकर प्रभात सिंह की रजामंदी से विवाह कर लिया। लेकिन महुआ प्रभात सिंह की दोनों बच्चों की शादी में ना गई। उसने प्रभात सिंह से ये कहा कि वो शादी में आई और अगर किसी ने उसे पहचान कर उसके अतीत को कुरेदा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपके यहाँ भी 4 रिश्तेदार जुड़ेंगे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसने अपने बच्चों को शादी में ज़रूर भेजा। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी और डॉक्टर बेटे की पोस्टिंग बेंगलोर के किसी अस्पताल में हो गई थी। इसलिए प्रभात सिंह का बेटा अपनी पत्नी के संग बेंगलोर चला गया। अब इतनी बड़ी हवेली में अकेले प्रभात सिंह का जी घबराता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं उस शहर चला जाता हूँ जहाँ प्लास बोर्डिंग स्कूल के बाद अपनी आगे की पढ़ाई कॉलेज में कर रहा है। और उसने इस बात के लिए महुआ से पूछा। महुआ ने खत लिखकर कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो आप मेरे प्लास के संरक्षक बनकर उस शहर में रहकर उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। और प्रभात सिंह ने महुआ की बात मान ली। वे जल्दी से प्लास के शहर में आकर रहने लगे। सबका जीवन ऐसे ही बीत रहा था। महुआ के तीनों बच्चे भी उसके पास नहीं थे। तभी गांव में हैजा फैला। एक एक दिन में परिवार के लगभग 2-3 सदस्य जाने लगे। महुआ जी जान से गांव के लोगों की सेवा में जुट गई। उसने अपने ही घर के पास अपने ही पैसों से सभी गांव वालों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। जहां खाना बनाने के लिए उसने 2-3 महाराज और 2-3 महिलाओं को लगवा दिया। गांव के बीमार घरों को वो दोनों समय का खाना बंटवाती। उसने शहर से हैजे की दवाइयाँ भी मंगवाई और हर 2 दिन में शहर के डॉक्टर को अपनी मोटर भिजवा कर गाँव के बीमार लोगों के इलाज के लिए बुलवा लेती। उसकी इस हिम्मत से प्रभावित होकर गांव के और लोग भी उसका साथ देने लगे। उसके अच्छे कामों को लोगों ने अपना बना लिया और उसके बुरे अतीत को लोगों ने भुलाकर उसे इज्जत बख्शी, जैसा कि वो चाहती थी। अब गांव में लोग उसे सम्मान की नज़रों से देखते। अब उन सब की नज़रों में वो एक महान ममतामयी और दयालु महिला थी। अब महुआ को सब लोग पसंद करने लगे थे। इधर एक दिन महुआ के पास खबर आई कि अजीजन बाई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। बुढ़ापे का शरीर संभाल ना पाई और सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सुनकर महुआ को कुछ सदमा सा लगा। उसे लगा कि जैसे माँ का हाथ उसके सिर से उठ गया हो। उसने सोचा अभी पिछले महीने ही तो मिलने गई थी उनसे, कितनी ममता से उसने सिर पर हाथ फेरा था और कुछ गहने देते हुए बोली थी कि रख ले इन्हें, क्या पता तेरे बच्चों की शादी में ना आ पाऊँ तो अपनी नानी की तरफ से ये सब बच्चों को दे देना। मुझे लगेगा कि मैं अभागी नहीं हूँ, मेरी भी बेटी है और नाती नातिने भी हैं। उसकी ये बात सुनकर महुआ का दिल भर आया था और आते समय अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे क्या पता था कि वो अजीजन से आखिरी बार मिल रही है, लेकिन क्या करे, समय के आगे सब मजबूर हो जाते हैं। इस तरह अजीजन बाई भी एक दिन महुआ को छोड़कर चली गई। समय यूं ही बीतता रहा। महुआ की दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उन दोनों को अपनी मेहनत के बलबूते पर नौकरियां भी मिल गई। मिट्ठू को उसी संगीत कला केंद्र में नौकरी मिल गई जिसमें वो पढ़ती थी और रिमझिम ने अपनी माँ का सपना पूरा किया। उसने गांव आकर अपनी माँ की ज़मीन पर ही एक स्कूल खोल लिया। साथ में श्याम को वो गांव की लड़कियों को संगीत सिखाने लगी।
अपने बच्चों को हंसता खेलता और कामयाब देख वो खुशी से फूली ना समाती। सब बच्चे अपनी अपनी जगह स्थिर हो गए थे। तभी एक दिन रिमझिम ने आकर महुआ से कहा कि वो किसी से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। महुआ ने रिमझिम से पूछा कि वो कौन है। रिमझिम बोली, उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। वो अब स्टेशन मास्टर हो गया है, इसलिए अब मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन माँ, वो अनाथ है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा था महुआ को, भला उससे इस शादी से क्या ऐतराज हो सकता था। लेकिन एक ही अड़चन थी कि अगर रिमझिम शादी करके चली गई तो स्कूल कौन चलाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान भी जल्द ही हो गया। ये जिम्मेदारी गांव के पढ़े लिखे कुछ लड़कों ने ले ली, क्योंकि अब उन सबको महुआ पर भरोसा हो गया था। इस तरह गांव वालों ने महुआ का सहयोग किया। सबने मिलकर रिमझिम की शादी खूब धूमधाम से की। प्रभात सिंह भी मामा का कर्तव्य निभाने आए। उन्होंने ब्याह का सारा काम देखा। उनके आने पर महुआ को बहुत सहारा हो गया था। अब रिमझिम भी अपने घर चली गई थी। महुआ एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन उसने मन को फिर काम में लगा लिया और गांव वालों की सेवा में लग गई। इस तरह एक दिन प्रभात सिंह का खत आया कि उनकी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में प्रोफेसर है। अगर हम मिट्ठू का ब्याह उस लड़के से कर दे तो मैं उस लड़के की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ। परिवार से मैं मिल चुका हूँ, पढ़ा लिखा परिवार है और मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में भी उनसे सब बता दिया है। उन्हें बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। प्रभात सिंह का खत पढ़कर महुआ ने हाँ बोल दी और कुछ ही दिनों में रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन अब तक पलाश को महुआ के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और महुआ ने प्रभात सिंह और दोनों बेटियों से भी ये बात बताने को मना कर रखा था। महुआ ने अपनी ये जिम्मेदारी भी बखूबी निभा दी। मिट्ठू का ब्याह भी निपट गया और फिर महुआ ने सोचा कि कुछ दिन हरिद्वार में बिता कर आऊँ और महुआ हरिद्वार आ गई। कुछ दिन उसने हरिद्वार में अकेले एकदम शांति से बिताए, फिर गांव वापस आ गई। उसकी 2 जिम्मेदारियां निपट चुकी थी, अब केवल पलाश बचा था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पलाश 2 साल के लिए कोई कोर्स करने विलायत चला गया। अब 2 साल महुआ को बेटे का मुंह देखे बिना काटने थे, लेकिन तब भी उसने तसल्ली रख ली। बेटियां हर 1-2 महीने में माँ से मिलने आती रहती। फिर भी पता चला कि रिमझिम उम्मीद से है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए महुआ ने उसे अपने पास बुला लिया। चूँकि रिमझिम का पति अनाथ था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए वहाँ कोई महिला नहीं थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।